चौधरी इरफान जहीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ आऊँगा। इरफान साहब, पाकिस्तान ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया, जबकि भारत की जो प्लेइंग 11 है वो हमारे सामने अभी तक नहीं आई है। कशमकश का अगर हो जाता तो शायद हम उस पर भी गुफ्तगू करते। तो आप क्या देखते हैं, कौन सी टीम भारत जो है वो उतार सकता है? क्योंकि कल जो हमने देखा यूएई में इतने बड़े स्कोर नहीं बन रहे हैं, दोनों टीमें कम स्कोर पर आउट हुई, लेकिन आज दुबई में मैच है। क्या दुबई में भी ऐसी विकेट होगी या फिर आप समझते हैं कि थोड़ा अच्छी विकेट होगी जिस पर हाई स्कोरिंग मैच होगा? बिल्कुल ठीक बात की आपने। अभी तक की अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि पिच का वो स्टैंडर्ड नजर नहीं आया आईसीसी की जानिब से, जो यूई के अंदर नॉर्मली नजर आता है। और जो बॉल है वो डबल पेस के साथ आ रही है, थोड़ा रुक के आ रही है, बैट पे प्रॉपर नहीं आ रही, हिटिंग करना थोड़ा आसान नहीं है। और इसी चीज को कंसिडरेशन करते हुए रखते हुए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी टीम का जो कॉम्बिनेशन जाएगा उसमें जो लास्ट 2 वार्म अप मैचेस में आपने टीम उतारी थी मोस्ट लाइकली वो ही जाएंगी। अगर तो थोड़ा सा बैटिंग ट्रैक नजर आता है तो फिर तो हैदर अली का भी चांस है। हैदर अली को रखना उसलिए जरूरी था, जो थिंक टैंक ने सोचा और ठीक सोचा, कि अगर आपका T20 के अंदर होता है हमेशा कि इम्पैक्ट प्लेयर आपको जिताते हैं। फखर जमान की बात करें, वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं, अगर वो चल गए तो सिंगल हैंडली मैच को वे ले जाएंगे। इसी तरह हैदर अली भी ऐसे ही है। और फिर तीसरा नाम आसिफ अली है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज को देखते हुए रखा गया। बट अगर इसी तरह की पिच हुई जिसपे बॉल जरा रुक के आ रही है, डबल पेस के साथ आ रहे हैं, तो फिर शुएब मलिक के साथ जाएगी टीम, क्योंकि फिर आपको जरा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है। फिर वो अगर इसी तरह के बैशर किस्म के बैट्समैन आप डालेंगे तो ऑब्वियसली वो फिर हिटिंग नहीं कर पाएंगे और जल्दी विकेट लूज करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा, जैसे कल हमने वेस्ट इंडीज के साथ देखा, या साउथ अफ्रीका का भी इवन मैच हमने देखा कि बड़ा टारगेट नहीं दे सके। तो ये सारी चीजों को कंसिडरेशन में रखते हुए टीम को उतारा जाएगा और 12 तो अनाउंस कर ही दिए गए। जहां तक आपने भारत का पूछा, भारत की भी हमें जो वार्म अप मैचेस के अंदर टीम उतारी गई, मेरा ख्याल है कि मोस्ट लाइकली वही टीम होगी। और जो उनका कॉम्बिनेशन मुझे नजर आ रहा है वो 2 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर के साथ जाएंगे। हार्दिक पांड्या उनके पास तीसरे ऑलराउंडर है, वो भी अगर विकेट के अंदर थोड़ा सा बाउंस हो तो 2-3 ओवर वो भी करते हैं। तो उनकी भी तरह काफी बैलेंस साइड नजर आ रही है। चौधरी इरफान साहब, आपके पास आऊँगा। अगर दुबई में पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखें या यूएई में पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी अच्छा है। और बाबर आजम के लिए एक और बात ये कि 11 मैचेस उन्होंने वहाँ खेले, कोई भी अभी तक नहीं आ रहे हैं सरफराज की कैप्टनसी में। लेकिन दुबई में जो एशिया कप हुआ था उसमें इंडिया ने हमें शिकस्त दी थी। तो कैसा देखते हैं दुबई में इस मुकाबले को? पाकिस्तान और भारत के आदाद शुमार में अगर हम देखें तो ओवरऑल मजमूई तौर पर देखें तो पाकिस्तान के अच्छे हैं, लेकिन भारत जो है वो इस दुबई के मैदान पर भी पाकिस्तान से आगे। देखिए, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर फैक्ट मैटर नहीं करते वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। न्यू डे और न्यू गेम एज वेल। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि हमारे पास एडवांटेज ये जरूर है कि हमारी ये होम सीरीज रही है ऑलमोस्ट एक डेकेड से ज्यादा। 2009 के इंसिडेंट के बाद हमने अपनी तमाम होम सीरीज खेली, तमाम लड़के हमारे सीजन बहुत खेले हुए हैं। भारत की बात करें तो उनके पास भी रिसेंट एडवांटेज है, उन्होंने लास्ट 2 सीजन अपने आईपीएल के अंदर खेले हैं। तो दोनों के लिए एडवांटेज उस लिहाज से है, इनके कंडीशन से काफी कस्टमाइज है, काफी ज्यादा वो क्रिकेट इधर खेल चुके हैं। तो उस लिहाज से तो ये ना कहना बिल्कुल गलत होगा कि पाकिस्तान को एडवांटेज है उनको नहीं है। इन कंडीशन और सर्कमस्टांसिस को ज्यादा बेहतर समझते हैं। बट प्रॉब्लम मुझे नजर आएगा इस सूरत में जब अगर जिस तरह का कल मैच हुआ वेस्ट इंडीज का और हमने देखा कि इंग्लैंड ने उनको बहुत जल्दी आउट कर दिया। अगर इस तरह की विकेट हुई तो फिर मेरा ख्याल है कि आपके सीनियर प्रो काम आएंगे जिनकी स्किल अच्छी है, स्किल लेवल वाले जिनको अच्छी टेक्निक है वो सर्वाइव कर पाएंगे। जो वैसे किस्म के बैट्समैन है, दोनों टीमों के अंदर कॉम्बिनेशन है ऐसे सीनियर प्रो का और यंगस्टर का, फिर मेरा ख्याल है कि मुकाबला थोड़ा सा वेट भी हो सकता है और शायद हाई स्कोरिंग गेम देखने को ना मिले। बट फिर उसमें नर्व्स की गेम भी आएगी, उसमें टेक्निक भी आपकी मैटर करेगी। और फिर मेरा ख्याल है कि हमारे पास थोड़ा सा एडवांटेज ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि हमारे बैट्समैन उनकी बैट्समैन की निस्बत ज्यादा टेक्निक में सॉलिड है। और हमने देखा कि रिजवान ने खासतौर पे मैं इधर बात करना चाहूंगा, इस साल के हाईएस्ट रन गेटर है और उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग किसी तरह की विकेट थी जिम्बाब्वे के अंदर। अपना पहला मैच वो खेलेंगे किसी भी आईसीसी इवेंट में, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। इरफान साहब की जब मैं चलता हूँ, इरफान कौन से आपको 3 खिलाड़ी ऐसे लगते हैं भारत के खिलाफ? वैसे तो हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम अभी नहीं चला पा रहे। कौन से 3 खिलाड़ी आप प्रिडिक्ट करेंगे कि भारत के खिलाफ वो अच्छा खेल पेश करके आज पाकिस्तान को फतह दिलाएंगे? देखिए, T20 के अंदर मेरा मानना ये है कि हमेशा इम्पैक्ट प्लेयर जिताता है और इम्पैक्ट प्लेयर वो होता है जो सिंगल हैंडी गेम को अवे ले जाता है। उसमें अगर मैं अपनी तरफ से 3 नाम लूं तो सबसे पहला नाम फखर जमान का आएगा।
जिस तरह हमें याद है कि चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने सिंगल हैंडली अवे कर दी। दूसरा नाम अगर बैटिंग के अंदर हम बात करें तो हफीज हो सकते हैं। हफीज क्योंकि बहुत एक आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, हमें पता है कि जिसका लास्ट ईयर के हाईएस्ट रन गेटर भी थे, उनका फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। अगर हसन अली खिलाते हैं तो वो भी हो सकते हैं, बट बॉलिंग के अंदर भी एक नाम हसन अली है। हसन अली की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हसन अली जिस तरह मिडिल ओवर के अंदर आके आउट आप रिजवान और बाबर को काउंट ही नहीं कर रहे हैं। देखिए वो दो के हमारे नंबर 1 बैट्समैन है, बट मेरा कंसर्न उनके स्ट्राइक रेट से है। आपको पता है कि वो मेन ओपनर नहीं है, वो मेकशिफ्ट ओपनर के तौर पे टीम में आए हैं और उनका पहले 6 ओवर पावर प्ले के अंदर जो स्ट्राइक रेट है वो 110-15 होता है, फिर वो एक 25-30 पे लेके जाते हैं और रिजवान खासतौर पे एंड में जाके 170-180 की तरफ से क्रेडिट करते हैं। बट ओवरऑल इम्पैक्ट आप देखेंगे उनका स्ट्राइक रेट के लिहाज से तो वो काफी कम है। अगर आप कंपेयर करेंगे भारत की टीम से या आप इंग्लैंड में दूसरी टीम सबसे तगड़ी मान रहा हूँ इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो इन 2 टीम या 3 टीमों को ऑस्ट्रेलिया भी चले आप डाल ले तो आप इन टीमों को कम्पीट नहीं कर सकते स्ट्राइक रेट के साथ। अगर आपने इनको हराना है और पहले बैटिंग अगर लेफ्ट क्लोज आप कर रहे हैं और आपको टारगेट का नहीं आइडिया, आप 150-160 की क्रिकेट से नहीं जीत सकते। इसलिए मैं इनको इम्पैक्ट प्लेयर नहीं मानता T20 के अंदर। ओडीआई टेस्ट के अंदर तो ये बहुत जबरदस्त है, इन जैसा कोई बैट्समैन नहीं होगा, बट T20 के अंदर अगर आपने इन टीमों को शिकस्त देनी है, हराना है, तो आपको अपना स्ट्राइक रेट एनहांस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं शायद आपके साथ तो नहीं किया लेकिन बहुत ज्यादा शोज किए, अपने शो में भी मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर फखर के साथ हमारा पेयर होता शर्जील का तो ये एक आइडियल सिनेरियो होना था और किसी भी टीम के लिए हमें हराना आसान नहीं होना था। बट ऑब्वियसली अब शर्जील नहीं आए, हम इसी तरह मूव कर रहे हैं, मूव फॉरवर्ड हमने करना ही है ऑब्वियसली, बट इनको देखना पड़ेगा खासतौर पे विकेट की कंडीशन को देखते हुए, ऐसे हरीफ को देखते हुए। अगर आपका ऑपोजिशन बहुत तगड़ी है, उनकी बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो किसी सूरत आपका स्ट्राइक रेट कम नहीं हो सकता। और अब वो आपने 20 ओवर कंटिन्यूसली ऐसे रखना है। जिस तरह पहले थोड़ा सा मेथोडोलॉजी आपको याद होगा कि पहले 6 ओवर में अटैक किया जाता था, फिर 7वें ओवर से 14 ओवर तक या 13 ओवर तक थोड़ा सा स्लो रहते थे, फिर आखिरी 4-5 ओवरों में एक्सलरेट करते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब जितनी भी बड़ी टीम है और अगर विकेट आपको अच्छी मिलती है तो दे गो फॉर 200, वो 160-70 विकेट नहीं खेलते। चलिए यही सवाल मुनीर साहब की तरफ रखता हूँ।